आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में रीट 2012 में पूछे गए लेवल 2 सोशल साइंस के 30 क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं, जो कि आने वाली रीट परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी यह क्लास पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि ये क्लास कैसी रही। तो शुरू करते हैं कि 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण था। 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण था क्योंकि कर्नल टोड के द्वारा एनल्स प्रकाशित किया गया था। नंबर 2, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की प्रति मिली थी। नंबर 3, अशोक के शिलालेखों के अर्थ खोजे गए थे। नंबर 4, सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी। तो 20वीं शताब्दी का जो तीसरा दशक भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कि वैदिक समाज में संस्कारों का ह्रास हुआ था। वसुदेव कुटुंबकम की भावना वैदिक संस्कृति के द्वारा सिखाई गई थी। रामायण ग्रंथ आकार में महाभारत से छोटा है। भारतीय समाज में बुजुर्गों को परिवारों का मुखिया माना जाता था। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इनमें से जो सत्य नहीं माना गया है कि वैदिक समाज में संस्कारों का ह्रास हुआ था, यह कथन जो है सत्य नहीं माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शहरीकरण का मुख्य कारण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शहरीकरण का मुख्य कारण नहीं है। नंबर 1, कुटीर उद्योग का पतन। नंबर 2, तीव्र जनसंख्या वृद्धि। नंबर 3, बढ़ती कीमतें। नंबर 4, आवश्यक सुविधाओं का अभाव। तो निम्नलिखित में से कौन सा शहरीकरण का मुख्य कारण नहीं है। तो बढ़ती कीमतें जो हैं शहरीकरण का मुख्य कारण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता के समकालीन था। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता के समकालीन था। नंबर 1, कीर्त सभ्यता। नंबर 2, मिस्र की सभ्यता। नंबर 3, यूनानी सभ्यता। नंबर 4, रोमन सभ्यता। तो निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता के समकालीन था। तो मिस्र की सभ्यता जो है वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए किए गए प्रयासों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इनमें से जो सत्य कथन नहीं माना गया है तो यह जो है चौथे कथन को सत्य नहीं माना गया है कि ताराबाई शिंदे ने वुमन मैन कंपैरिजन पुस्तक प्रकाशित करके महिलाओं के संबंध में रूढ़िवादिता मान्यता को समर्थन किया था, यह सही नहीं माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कर्मचारी वेतन प्राप्त करते हैं जबकि किसान राजा की भूमि की जुताई करते हैं। चीनी यात्री के द्वारा यह कथन किस शासक के संदर्भ में दिए गए थे।
कि कर्मचारी वेतन प्राप्त करते हैं जबकि किसान राजा की भूमि की जुताई करते हैं। चीनी यात्री के द्वारा यह कथन किस शासक के संदर्भ में दिए गए थे? नंबर 1 हर्षवर्धन, नंबर 1 चंद्रगुप्त प्रथम, नंबर 2 चंद्रगुप्त द्वितीय, नंबर 4 समुद्रगुप्त। तो कर्मचारी वेतन प्राप्त करते हैं जबकि किसान राजा की भूमि की जुताई करते हैं। यह चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में कथन दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस चोल शासक ने पल्लवों को पराजित कर कांची पर कब्जा कर लिया था? है ना। नंबर 1 पराकंत प्रथम, नंबर 2 आदित्य प्रथम, नंबर 3 विजयालय, नंबर 3 राजेंद्र चोल द्वितीय। तो किस चोल शासक ने पल्लवों को पराजित करके कांची पर जो कब्जा कर लिया था? तो वह आदित्य प्रथम ने कांची पर कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस दक्षिण भारतीय राजवंश किस दक्षिण भारतीय राजवंश ने राज्य को राष्ट्रकूटम और ग्राम में विभाजित किया था? नंबर 1 चोल, नंबर 2 पल्लव, नंबर 3 राष्ट्रकूट, नंबर 4 चालुक्य। तो किस दक्षिण भारतीय राजवंश ने राष्ट्र को राष्ट्रकूटम और ग्राम में विभाजित किया था? तो वह पल्लव राजवंश ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस राजवंश के शासन में कनेरी विश्वविद्यालय लोकप्रिय हुआ था? नंबर 1 राष्ट्रकूट, नंबर 2 चोल, नंबर 3 चालुक्य, नंबर 4 पल्लव। तो किस राजवंश के शासनकाल में कनेरी विश्वविद्यालय जो लोकप्रिय हुआ था वह राष्ट्रकूट राजवंश के शासनकाल में कनेरी विश्वविद्यालय जो था वो लोकप्रिय हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि वृष स्तंभ शीर्षक वाला रामपुरवा अशोक किस राज्य में स्थित है? नंबर 1 बिहार, नंबर 2 बंगाल, नंबर 3 असम, नंबर 4 उत्तर प्रदेश। तो वृष स्तंभ वाला शीर्ष वाला रामपुरवा अशोक स्तंभ किस राज्य में स्थित है? तो वह बिहार राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस संत ने सगुण उपासना का प्रचार किया? निम्नलिखित में से किस संत ने सगुण उपासना का प्रचार किया? नंबर 1 कबीर, नंबर 2 नानक, नंबर 3 निम्बार्क, नंबर 4 दादू। तो किस संत ने सगुण उपासना का प्रचार किया था? तो वह निम्बार्क ने सगुण उपासना का प्रचार किया था, जबकि कबीर, नानक और दादू जो थे वो निर्गुण कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि मुगल कला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मुगल कला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? नंबर 1 इब्राहिम रोजा बीजापुर में स्थित है। इब्राहिम रोजा बीजापुर में स्थित है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1585 के बाद बनवाया था। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है।
या शाहजहां ने दिल्ली में तख्ते तौस बनवाया था। तो मुगल कला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1585 के बाद बनवाया था। यह मुगल काल के संबंध में सत्य कथन नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि महाराणा प्रताप की मृत्यु की आयु थी। नंबर 1 67 वर्ष, नंबर 2 54 वर्ष, नंबर 3 57 वर्ष, नंबर 4 49 वर्ष। तो जो महाराणा प्रताप की जो मृत्यु की आयु थी वो 57 वर्ष थी। महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वो 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता जो थे वो उदय सिंह दुत्त थे और इनके घोड़े का नाम चेतक था और इनका जो एक हाथी था उसका नाम राम प्रसाद था। तो महाराणा प्रताप से संबंधित हर परीक्षा में एक न एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि लगभग 18 ईस्वी में सूती कपड़ा निर्यात कुल भारतीय निर्यात के 30% से घटकर 1870 ईस्वी में हो गया 25, 13, 8 या 3। तो लगभग 1800 ईस्वी में सूती कपड़ा निर्यात कुल भारतीय निर्यात के 30% से घटकर 1870 ईस्वी में 3 हो गया था। अगला प्रश्न है कि आधुनिक युग में महिलाओं ने भी जागरण और सामाजिक सुधारों के लेखन को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कई किताबें लिखी। 1876 में प्रकाशित अमर जीवन के द्वारा लिखा गया था। रास सुंदरी देवी के द्वारा, कैलाश वंशनी देवी के द्वारा, रोकैया सखावत के द्वारा या पंडित रमाबाई के द्वारा। तो आधुनिक युग में महिलाओं ने भी जागरण और सामाजिक सुधारों के लिए लेखन को प्रोत्साहित किया था। उन्होंने कई किताबें लिखी थी। तो 1976 में जो प्रकाशित अमर जीवन रास सुंदरी देवी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? अमर जीवन जो है वो रास सुंदरी देवी के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का संविधान किसके द्वारा अपनाया गया था। भारत का संविधान किसके द्वारा अपनाया गया था? नंबर 1 संविधान सभा के द्वारा, नंबर 2 संसद के द्वारा, नंबर 3 लोकसभा के द्वारा, नंबर 4 राज्यसभा के द्वारा। तो भारत का जो संविधान है वो किसके द्वारा अपनाया गया था? तो भारत का जो संविधान है वह संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। यह 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। संसद 79 आर्टिकल में संसद का वर्णन किया गया है और 80 में लोकसभा का वर्णन किया गया है और 81 में सभा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान के किस भाग में सेकुलर शब्द बाद में जोड़ा गया था। नंबर 1 मौलिक अधिकार, नंबर 2 राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत, नंबर 3 प्रस्तावना, नंबर 4 ये सभी। तो भारत के संविधान के किस भाग में सेकुलर शब्द बाद में जोड़ा गया था? तो यह प्रस्तावना में किस में जोड़ा गया था? सेकुलर शब्द जो बाद में जोड़ा गया था तो वह प्रस्तावना में जोड़ा गया था। और जो प्रस्तावना ली गई थी
प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था और प्रस्तावना जो ली गई थी वो अमेरिका के संविधान से ली गई थी और प्रस्तावना की जो भाषा थी वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी। मौलिक अधिकार पहले हमारे 7 थे, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। नीति और ये मौलिक अधिकार भी कहाँ से लिए गए थे? यह भी अमेरिका से लिए गए थे, अमेरिका के संविधान से लिए गए। नीति निर्देशक तत्व जो हैं मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भाग 4 में किया गया है, जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि बाल अधिकार विधेयक 1992 का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि मुझे अपने अधिकारों के बारे में जानने का अधिकार है? बाल अधिकार विधेयक 1992 का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि मुझे अपने अधिकारों के बारे में जानने का अधिकार है? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 12-13, अनुच्छेद 23, 28, 29 या अनुच्छेद 36। तो मुझे अपने अधिकारों के बारे में जानने का अधिकार है, यह अनुच्छेद कहता है, यह अनुच्छेद 42 कहता है कि मुझे अपने अधिकारों के बारे में जानने का अधिकार है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? नंबर 1 समानता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 मताधिकार, नंबर 4 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इनमें से जो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं माना गया है? तो मताधिकार को एक मौलिक अधिकार नहीं माना गया है, जबकि समानता, स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक मौलिक अधिकार माने गए हैं। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। पहले 7 थी, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। अब इसके वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। यह अमेरिका से लिए गए थे। अगला प्रश्न है कि संविधान के भाग 4 के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? नंबर 1 51 ए, नंबर 2 42 वो 42, नंबर 3 50 ए, नंबर 3 4 52। तो संविधान के किस भाग 4 के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को जो शामिल किया गया था वो 51 ए में शामिल किया गया था। और मौलिक कर्तव्य जो लिए गए थे वो रूस से लिए गए थे और भाग 4 ए में वर्णित हैं और यह स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर लागू किए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नंबर 1 चुनाव से संबंधित आपत्तियां केवल सर्वोच्च न्यायालय में उठाई जा सकती हैं। नंबर 2 सभी विधायकों के मत समान होते हैं। नंबर 3 सभी सांसदों के मत समान होते हैं। नंबर 4 मनोनीत सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो सभी विधायकों के मत समान होते हैं, यह कथन जो है सही नहीं माना गया है, बाकी सभी सत्य हैं। पंचायती राज संस्थाओं को अधिक प्रभावी और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया था। 1990,
1991, 1992 या 1993। तो पंचायती राज संस्थाओं को अधिक प्रभावी और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन जो किया गया था वह 1992 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगस्त 2010 में राजस्थान में स्थानीय संस्थाओं के चुनाव में महिला आरक्षण के कितने प्रतिशत का लाभ उठाया गया था? अगस्त 2010 में राजस्थान में स्थानीय संस्थाओं के चुनाव में महिलाओं के आरक्षण के कितने प्रतिशत का लाभ उठाया गया था? नंबर 1 30, नंबर 2 33, नंबर 3 50 या नंबर 4 10। तो यह आरक्षण का जो लाभ उठाया गया था वो 33% का लाभ उठाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति, महापौर, अध्यक्ष या नगर प्रधान। तो राजस्थान में जो नगर निगम के प्रमुख को महापौर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान की विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? राजस्थान की विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? 200, 180 या 160 या 210। तो राजस्थान की जो विधानसभा में जो कुल सदस्य हैं तो वह 200 सदस्य हैं। कितने हैं? राजस्थान की जो विधानसभा में कुल सदस्य हैं 200 हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि मारियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? मारियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या अंटार्कटिक महासागर। तो मारियाना जो गर्त है वह प्रशांत महासागर में स्थित है। किसमें? मारियाना गर्त जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? नंबर 1 अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 एशिया और अंटार्कटिका, नंबर 3 एशिया और ऑस्ट्रेलिया, नंबर 4 उत्तरी अमेरिका और अंटार्कटिका। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप जो है एशिया और ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया है। महाद्वीप जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का मंडल नहीं है? वायुमंडल, ओजोन मंडल, जैव मंडल या स्थल मंडल। तो निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का मंडल नहीं है? तो ओजोन मंडल जो है वो पृथ्वी का मंडल नहीं है, जबकि वायुमंडल, जैव मंडल, स्थल मंडल जो है वो पृथ्वी के मंडल माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि संगमरमर का उदाहरण है कार्यांतर सेल, अवसादी सेल, आग्नेय सेल या पातालीय सेल। तो जो संगमरमर का जो उदाहरण है वो कार्यांतर सेल जो है वो संगमरमर का उदाहरण माना जाता है। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं कि अपक्षय और अपरदन की संयुक्त क्रिया कहलाती है। अपक्षय और अपरदन की जो संयुक्त क्रिया कहलाती है वो अपघटन, जलीकरण, कार्बनीकरण या अनाच्छादन। तो अपक्षय और अपरदन की जो संयुक्त क्रिया कहलाती है वो अनाच्छादन जो है अपक्षय और अपरदन की संयुक्त क्रिया कहलाती है। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें
कमेंट करें कि हमारी यह क्लास कैसी रही। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।